नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का धुआंधार प्रचार जारी है। सियासी दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो सलाखों के पीछे हैं, उनके जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी सियासी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और अब बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। देखिए, समय दोपहर 12 बजे का बताया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करेगी। इस दौरान सांसद संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के जो बाकी बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो मीडिया के सामने आकर आम आदमी पार्टी अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। और ऐसे में अब आपको विस्तार से बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी के खेमे में आज क्या हलचल रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनावी कैंपेन पार्टी की तरफ से आज लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह करेंगे। दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन लॉन्च किया जाएगा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो चुनावी कैंपेन है आम आदमी पार्टी का, उसका फोकस केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर रहने वाला है। आम आदमी पार्टी ने योजना बनाई है, घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन किया जाएगा। इतना ही नहीं, आज अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई भी है दिल्ली हाई कोर्ट में। और मुद्दा अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाला याचिका पूर्व आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक हैं संदीप कुमार, उनकी तरफ से लगाई गई है। सीएम पद से हटाने की मांग इस याचिका में पूर्व आप विधायक संदीप कुमार ने की है। तो इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च करेगी और उससे पहले सियासी तौर पर जुबानी जंग तेज हो गई है। संजय सिंह ने केजरीवाल को लेकर बीजेपी को घेरा है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है। सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी जो ईमानदारी से दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ 8-10 बयान में से 8 बयान जो उनके पक्ष में थे उसको छिपा के 2 बयान झूठे दर्ज करा के इन आधारों पे आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए। हम बच्चे हैं क्या? हम समझते नहीं कि कितनी गहरी साजिश है केजरीवाल के पीछे। और हम जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, पानी पे काम कर रहे हैं, बिजली पे काम कर रहे हैं, वो केजरीवाल इस्तीफा दे दें, अपनी सरकार खत्म कर दें। हर जगह हमने एक ही निर्णय लिया है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री चोरी, लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शराब से लेकर शीश महल तक का सफर ये भ्रष्टाचार की कहानी है जो अरविंद केजरीवाल के पूरे चरित्र को दिखाती है, आम आदमी पार्टी के चरित्र को दिखाती है कि कैसे दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया गया है, कैसे दिल्ली की जनता को लूटा गया है और कैसे दिल्ली की जनता को छला गया है। और अब आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं दीपक रावत से। कैंपेन लॉन्च करने की तैयारी है दीपक आम आदमी पार्टी, तो सहानुभूति लहर पर सवार होकर चुनावी नैया पार लगाने की योजना ही इस कैंपेन के जरिए सामने आएगी आपकी? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है रोमाना, तभी से ही लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि गिरफ्तारी गलत है। और आम आदमी पार्टी क्योंकि एक मुख्य विपक्ष के तौर पर इस वक्त अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे पा रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि एक नारा भी दिया गया है कि जेल का जवाब वोट से। और इसी नारे के साथ आज एक बड़ा कैंपेन लॉन्च आम आदमी पार्टी करने वाली है। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का एक और प्लान है कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें चाहे संजय सिंह की गिरफ्तारी रही हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रही हो, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी रही हो, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी से जुड़े कई सारे जो तथ्य हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी घर घर जाने वाली है। तो जो कैंपेन लॉन्च होगा इसमें कुछ मुख्य बातें भी रखी जाएंगी। ये मुख्य बातें ये होगी कि शराब घोटाला आखिर क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब ये कहने लगी है कि घोटाला बीजेपी का है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो गवाह बन गया, जो आरोपी था, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया, तो इसलिए ये बीजेपी का घोटाला हो गया। तो इसी मैसेज के साथ घर घर जाने की तैयारी है इस कैंपेन लॉन्च के साथ, और सीधे तौर पर संजय सिंह से लॉन्च करेंगे। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर दीपक की तरफ से दी गई है कि जो लब्बो-लुबाब रहने वाला है इस कैंपेन का वही कि जेल का जवाब वोट से, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उल्टा इसी कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी घेराबंदी करेगी। तो ये रहने वाला है आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन का लब्बो-लुबाब। दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरी तरफ आज उस याचिका पर सुनवाई होगी जिस पर अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। ये सुनवाई सुबह 11 बजे के करीब होगी। याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दाखिल की है।
दीपक रावत हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, इसी किस्म की एक याचिका पहले भी अदालत के सामने आई थी जिसे अदालत की तरफ से खारिज कर दिया गया था, और अब ये एक और याचिका। गौर करने वाली बात यहाँ पर याचिकाकर्ता को लेकर ही है, जो खुद ही पहले आम आदमी पार्टी में थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी से रास्ते अलग कर लिए। जी बिल्कुल, ये संदीप कुमार हैं जिनका एक एमएमएस कांड सामने आया था, जिसके बाद से इन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया था और आम आदमी पार्टी ने इनको पार्टी से भी निकाल दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है रोमाना कि ये एक नहीं बल्कि दो पहले ऐसी जनहित याचिकाएं जो हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, दोनों को खारिज कर दिया था हाईकोर्ट ने। और तब हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा था कि इस पर अगर किसी को संज्ञान लेना चाहिए तो दिल्ली के उपराज्यपाल को लेना चाहिए, राष्ट्रपति को लेना चाहिए। उपराज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे और राष्ट्रपति को लगता है कि अगर ऐसा होना है तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो ऐसे में जब हाईकोर्ट 2 बार कह चुका है कि इस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, उपराज्यपाल के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए, तो इस मामले में भी ज्यादा कुछ निकलने की गुंजाइश लग नहीं रही है। सीधे तौर पर एक और बात इससे जुड़ी है कि उपराज्यपाल तक भी एक शिकायत पहुंची है जिसमें कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो सरकार कैसे चल रही है। ऐसे में उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर देनी चाहिए। तो कुछ लबोलबाब उपराज्यपाल पर भी अब बहुत कुछ निर्भर करने लगा है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीजेपी पर उपवास के दौरान उन्होंने जमकर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि शराब घोटाला दरअसल बीजेपी ने किया। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी यहां तक कह रही है कि जो बीजेपी ने शराब घोटाला किया है उसकी तो पूरी मनी ट्रेल सामने है, इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर। सुनिए। शराब घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं एलजी साहब से, एलजी साहब, अगर आपको अपने पद की जरा सी भी नैतिकता है, भारत के संविधान में जरा सा भी भरोसा है, तो आज ही चिट्ठी लिखो, सीबीआई की जांच कराओ, ईडी की जांच कराओ, इनकम टैक्स की जांच कराओ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉलर पकड़ के उनको जेल में डालने का काम करो। शराब घोटाला उन्होंने किया है। देश भर के सारे बड़े भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर माला पहना के पैर छूकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। आजादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुस्तान की धरती पर भ्रष्टतम पार्टी अगर कोई है, सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। शरद रेड्डी कौन है? 10 नवंबर को गिरफ्तार हुआ, 15 नवंबर को भाजपाइयों को नजराना पेशगी पहुंचा दी उसने। कितने की पेशगी पहुंचे? जोर से बोलो, मीडिया वाले नहीं सुन रहे। 5 करोड़। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने कह दिया अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली की विधानसभा में बहुमत पास करके कह दिया अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। देश के लोगों ने कह दिया अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो ये तेवर आम आदमी पार्टी के, और इन्हीं तेवरों के साथ आज दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर है। अगली खबर का रुख करेंगे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज भी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी रखने वाले हैं। मिशन 400 पार को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। 2 रैलियां करेंगे। पहली रैली प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं, जो नक्सल प्रभावित और आदिवासी बहुल बस्तर वाला इलाका है। वहां जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम, और उसके बाद छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र रवाना हो जाएंगे, जहां शाम को चंद्रपुर में पीएम की आज रैली होनी है। तो चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो जरा अब आपको विस्तार से बताते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली रैली है छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। बस्तर आप जानते हैं नक्सल प्रभावित आदिवासी बहुल इलाका है, और ये जो छत्तीसगढ़ में रैली होगी बस्तर में दोपहर 1:30 बजे इसका समय है। बीजेपी उम्मीदवार है महेश कश्यप
उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में ये रैली करने जा रहे हैं। और दूसरी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में करेंगे, चंद्रपुर में करेंगे। रैली का वक्त शाम 5 बजे है और समर्थन में रैली कर रहे बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार के। मतदान 19 अप्रैल को पहले चरण में यहां महाराष्ट्र चंद्रपुर में वोट डाले जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 रैलियों का आज का कार्यक्रम आपने जाना। पीएम मोदी की रैली की तैयारियां पूरी हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं किरण देव, वो दावा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सभी सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आएंगी। देश के नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का आगमन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे बस्तर संभाग के कोने कोने से, दूरस्थ अंचल से स्वमेव लोग चलकर आ रहे हैं उनकी सभा में और लाखों की भीड़ होगी। निश्चित रूप से एक विकास पुरुष हैं और विकास के कामों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है पूरे देश में। और विश्व के मानचित्र पर जिस तरह से 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के स्थान शने शने धीरे धीरे शीर्ष पर जा रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का काम है। 10 वर्षों में ही इन्होंने पूरी काया पलट दी। ग्रामीण और अंचल में उनकी सभाएं हों, निश्चित रूप से इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जनता तक सीधे प्रधानमंत्री जी उसके स्थान पर पहुंच रहे हों, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री जी की ये सभा में अभूतपूर्व उत्साह है लोगों का। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। पहले छत्तीसगढ़ लेकर चलेंगे और फिर महाराष्ट्र भी। रायपुर से जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, मृत्युंजय सिंह चंद्रपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, पहले आप बताइए, बस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां प्रचार के लिए आज पहुंचेंगे, चुनावी मिजाज। देखिए, चुनावी शंखनाद का आगाज आज छत्तीसगढ़ में बस्तर से हो रहा है। बस्तर में पहले चरण में चुनाव है। यहाँ से महेश कश्यप, जो एक सामान्य कार्यकर्ता था बीजेपी, जो लगातार हिंदुत्व धर्मांतरण जैसे मामलों को उठाता था, उसे पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया और यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आज चुनावी सभा का चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ी बात मानी जा रही है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देश में 400 का नारा लगाया जा रहा है कि मिशन 400, वैसे ही छत्तीसगढ़ में मिशन 11 का नारा लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। क्योंकि बस्तर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बस्तर से अभी फिलहाल कांग्रेस के सांसद हैं दीपक बैज, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका टिकट काटकर कवासी लखमा को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इस कांग्रेस के गढ़ में अब बीजेपी सेंध लगाना चाहती है। शायद इसीलिए अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है, जो आम सभा विजय संकल्प महारैली होने वाली है। वो अबुझमाड़ का इलाका है। बस्तर के जो इलाके हैं वो नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते हैं। ज़्यादातर जो ज़िले हैं वहाँ कहीं ना कहीं नक्सली लोकतंत्र का विरोध करते हैं। आम लोगों को डर रहता है कि वो मतदान के लिए जाएं या ना जाएं। तो जो आमाबाल का इलाका है, छोटे आमाबाल का इलाका है, ये नक्सल प्रभावित इलाका भी है, अबुझमाड़ आसपास का इलाका है। और बस्तर के इसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय शंखनाद रैली का आज जो है आगाज करेंगे। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता कर ली गई है। 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ जुटने की संभावना बताई जा रही है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो मिशन 11 है उसके लिए कार्यकर्ताओं पे जोश भरने का काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मृत्युंजय के पास आपको लेकर चलेंगे, चंद्रपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, बताइए जरा चंद्रपुर का राजनीतिक चुनावी मिजाज। देखिए, बहुत दिलचस्प सीट है। 2019 में महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीटें हैं उसमें से कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, वो सीट थी चंद्रपुर की सीट। और जो सांसद थे सुरेश बालू धानोरकर, उनका पिछले साल निधन हो गया। इस बार कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रतिभा धानोरकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप समझ सकते हैं, भारतीय भावनात्मक रूप से देखते हैं तो एक सिंपैथी फैक्टर भी कांग्रेस उम्मीदवार के साथ है। लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ निकाला है। बीजेपी ने अपने सबसे पुराने सिपाही, महाराष्ट्र भाजपा के सबसे पुराने नेता कार्यकर्ता सुधीर मुनगंटीवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। 6 बार के विधायक हैं और बहुत पॉपुलर नेता हैं और इस समय शिंदे सरकार में वन मंत्री भी हैं। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन सुधीर मुनगंटीवार की जो लोकप्रियता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, महाराष्ट्र में जो पहला दौरा है, चुनावी रैली है, उसमें चुनावी रैली पहली चंद्रपुर से शुरू हो रही है। 20 एकड़ में तैयारी की गई है। शाम 5 बजे एक भव्य रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पूरे शहर में ये मैसेज दिया है कि जंगल और बाघों के लिए चंद्रपुर शहर को जाना जाता है और एक बबर शेर का आगमन हो रहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो कल्पना करिए, जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह 7वें आसमान पर है, उम्मीदवार का उत्साह 7वें आसमान पर है। और एक और महत्वपूर्ण बात, राम मंदिर में जो निर्माण में लकड़ियां इस्तेमाल हुई थी, साग की लकड़ी हो, टीकवुड की लकड़ी, सागौन की, वो यहाँ से गई है चंद्रपुर से।
पार्लियामेंट जो नई संसद भवन है उसका जो भव्य दरवाजा बना हुआ है उसकी लकड़ियां चंद्रपुर से बिल्कुल गई है। यकीनन तो इन कहीं ना तमाम कहीं ये बातों मैसेज का दिया भी जा जिक्र रहा है आज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण ये भी कि चाहे बस्तर हो या चंद्रपुर, ये दोनों वो सीटें हैं 2019 में जो बीजेपी हार गई थी, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र जहां भी जा रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं सीटों पर प्रचार से शुरुआत कर रहे हैं। मिशन वही 400 पार अब की बार लेकर जाना है, उसी पर पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कल बिहार में भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला था, सुनिए। इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए चुनाव प्रचार के रण में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उतरने वाले हैं। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे और वहां चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में 2 रैलियां करने वाले हैं आज। पहली रैली सिवनी में होगी, दूसरी रैली शहडोल में राहुल गांधी आज करेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। नितिन, राहुल गांधी का यहां सिवनी और शहडोल में चुनावी रैलियां करना कांग्रेस की रणनीति अगर यहां पर देखी जाए तो दोनों सिटिंग एमएलएज हैं जिनको लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। जी रोमाना जी, मैं बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का यह पहला दौरा है। लोकसभा चुनाव के संकल्प करने जा रहा है और ये मंडला और शहडोल 2 लोकसभा सीट है और मंडला वो लोकसभा सीट है जहाँ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आते जो विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। मगर सबसे बड़ी बात ये बता दूँ कि कांग्रेस इन जो मध्य प्रदेश में 47 आरक्षित सीट है आदिवासियों की, उसमें से 22 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीती थी और 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार उन 22 सीटों में मंडला और शहडोल से अधिकतर कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत कर आए थे। इसीलिए इन आदिवासी इलाकों में सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस को उम्मीद है जिस तरह से हम विधानसभा चुनाव में यहाँ से विधायक हमारे आए तो इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी उनको एक उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी यहाँ से जीत का है। फिलहाल तो ये 4 जून को ही पता चलेगा कि यहाँ से कौन जीतेगा। लेकिन तमाम जानकारी के लिए नितिन, तो इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। राहुल गांधी सिवनी में रैली करने वाले हैं और जानकारी है कि राहुल की रैली में बीजेपी उम्मीदवार का पोस्टर लग गया है। कांग्रेस के पोस्टर में केंद्रीय मंत्री मंडला सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, उनकी तस्वीर लगी है। देखिए आप किस तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर राहुल गांधी के पोस्टर में लगी हुई है। ओंकार सिंह मरकाम यहां मंडला सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, सिटिंग एमएलए हैं।
और फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लग गई है। राहुल गांधी को जहां रैली करनी है वहां कांग्रेस के पोस्टर। कर्नाटक की बेंगलुरु साउथ सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं तेजस्वी सूर्या। एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भरोसा जताया है, उम्मीदवार बनाया है तेजस्वी सूर्या को। तेजस्वी सूर्या दावा कर रहे हैं पीएम मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कर्नाटक की सभी सीटें, मतलब कर्नाटक की 28 की 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। इडली है, बड़ा है, चटनी और साथ में हमारे तेजस्वी सूर्या हैं। बेंगलुरु साउथ से कैंडिडेट हैं, सांसद हैं और यूथ आइकॉन हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष। कैसा है चुनाव सर? बहुत बढ़िया है नीरज जी, स्वागत है आपका बेंगलोर में। आप देख रहे हैं जनता में कितना ऊर्जा है, इतना उत्साह है मोदी जी को पुनः इलेक्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने में। मैं देख रहा हूं कि जहां आप जा रहे हैं एक ही बात कह रहे हैं कि ये चुनाव दरअसल भविष्य का चुनाव है, भविष्य बनाने का चुनाव है, देश का चुनाव है। कैसे? नीरज जी, ये सचमुच में देश का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो देश के प्रधानमंत्री को चुनाने के लिए ये पूरे प्रयास है। चुनाव में एक ही क्वेश्चन को हम आंसर कर रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए कौन देश के नेतृत्व करने वाला है, और इस प्रश्न को ठीक से उत्तर देना है तो मोदी जी को पुनः हम प्रधानमंत्री बनाना है। ये देश का मंशा है। जो आपने नारा दिया है 400 पार का, तो उसमें बेंगलुरु साउथ शामिल है ना? बिल्कुल, और बहुत बड़ी मार्जिन से। मुझे इस बार पूरा विश्वास है नीरज जी, जितना काम पिछले 5 साल में यहाँ किया गया है बेंगलोर के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, ये अभूतपूर्व है। सिर्फ बेंगलुरु को 1,30,000 रुपए का अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का सैंक्शनिंग पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है बेंगलोर के चारों सीट, बेंगलोर नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ और इस बार बेंगलोर रूरल भी हम जीत जाएंगे। और पिछले बार बेंगलोर साउथ को हम 3 लाख मतों से जीते थे। इस बार मुझे पूरा विश्वास है हम 5 लाख से ज्यादा वोट से इस बार हम बेंगलोर साउथ जीत जाएंगे। नीरज जी, विधानसभा चुनाव में अलग नेतृत्व होता है, अलग नैरेटिव होता है, अलग मुद्दों पे विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है, और जनता भी ये समझकर वोट कर लेते हैं कि विधानसभा चुनाव में कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, पार्लियामेंट चुनाव में देश के कॉन्टेक्स्ट होते हैं। और आज जनता, वो गरीब हो अमीर हो, भारत के कोने कोने में ये लोग ये बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित रहना है तो मोदी जी वापस आना है। प्लीज डू नॉट बी सरप्राइज नीरज जी इफ कर्नाटका विल विन 28 on 28 सीट्स। स्वीप करना है 100%। विपक्ष तो बहुत दावे कर रहा है कि इस बार हम आपको यहाँ कर्नाटक में साफ कर देंगे। जून 4 तारीख को ये सब क्लियर हो जाएगा, और किसी को साफ करना, किसी को उखाड़ना, ये विपक्ष पे या सत्ता पक्ष के हाथ में नहीं होता है नीरज जी, ये जनता के हाथ में होते हैं। और देश के चुनाव में तो कांग्रेस का ना चेहरा है, ना लीडरशिप है, जमीन पे ना काडर है, ना उनके पास इश्यू है, और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का भरोसा भी नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक से ही ताल्लुक रखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जयपुर में एक रैली में कहा कि 371 समाप्त कर दिया, तो उसका दूसरे राज्यों से क्या वास्ता है? खासकर वो राजस्थान के बारे में कह रहे थे कि राजस्थान में आप आकर कहते हैं कि 370 हटा दिया, 371 हटा दिया, लेकिन उसका इस राज्य से क्या वास्ता? तो आप क्या देखते हैं, कश्मीर का इस देश के दूसरे हिस्सों से वास्ता है भी नहीं? नीरज जी, देश को ऐसे टुकड़े टुकड़े में देखने का जो वर्ल्ड व्यू है, ये जो विचार है, ये कांग्रेस पार्टी के एक प्रकार से डीएनए में है। और इसीलिए जब देश की विभाजन की बात आई और देश में विभाजन के खिलाफ कई सारे नेता, कई सारे ओपिनियन मेकर्स उसके खिलाफ थे, तब पार्टीशन के पक्ष में कांग्रेस पार्टी थे।
सो ऐसे टुकड़े टुकड़े में देखने के जो नजरिया है, जो विचार है, यही कांग्रेस पार्टी के पहचान है। तो मेरा अंतिम सवाल है आपसे, तो कर्नाटक की आप 28 की 28 सीटें देख रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है नीरज जी, 28 on 28 वी विल विन इन कर्नाटका। तेजस्वी जी, हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं आपसे। तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और लगातार अपने कैंपेन के लिए क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। और एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्नाव के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं साक्षी महाराज, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है। वो राय दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी को अवतारी पुरुष बता दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को ईश्वर का रूप बता रहे हैं साक्षी महाराज। मुसलमान बदल गए हैं या बीजेपी बदली है, क्या हुआ है ये? बीजेपी तो वही है जो कहती है वही करती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे तो बनाया, वहीं बनाया। बीजेपी नहीं बदली है। मुसलमान को जो डराया गया, धमकाया गया, बहकाया गया, वो मुसलमान की समझ में आ गया कि बीजेपी के बारे में जो कहा गया कि बीजेपी आ गई तो मुसलमान को खा जाएगी, हम तो लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खा लेंगे। तो मुसलमान की समझ में आ गया कि ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अपने स्वार्थ के कारण हमें केवल बहकाने का काम किया गया था। जैसा चेहरा बीजेपी का प्रस्तुत किया गया था, बीजेपी वैसी नहीं है, बीजेपी एक अच्छी पार्टी है। तो आप लोगों ने अब ये हिंदू राष्ट्र वाली मांग छोड़ दी है, हम ये भी कह सकते हैं। अगर वो बदले हैं तो आपका भी ये स्टैंड बदला है? देखिए, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य दोनों में एक बुनियादी अंतर है। बहुत मंथन चिंतन करने के बाद मेरी समझ में आया, हिंदू राष्ट्र तो कंस का भी था लेकिन ठीक नहीं था। कई आतताई राजाओं का हिंदू राष्ट्र था लेकिन ठीक नहीं था। लेकिन राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहु नहीं व्यापा। तो 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हो गई। इतना बढ़िया राज्य जब मोदी जी ने बना दिया तो उसके आगे फिर हिंदू राष्ट्र का अपना कोई अर्थ नहीं रह जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? कब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, जो मैंने 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया और मैं एक निर्मल पंचायत अखाड़े का धर्माचार्य हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। जितनी मेरी से हो सकती है भजन साधना तपस्या मैंने की है और मैं जो देख पा रहा हूँ, दूरदृष्टि मेरी है, मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी के नेता नहीं है। भगवान ऐसे लोगों को अंशावतार के रूप में भेजते हैं। तो मेरी समझ से मोदी कोई अवतारी पुरुष हैं जो धर्म की स्थापना करने के लिए, ईश्वर के अवतार आप कह रहे हैं? ईश्वर के अवतार हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और राष्ट्र का उत्थान करने के लिए ये धराधाम पर आए हैं। इसलिए वो व्यक्ति बिना रुके, बिना झुके 24 घंटे राष्ट्र सेवा में लगे ही रहते हैं। 24 से 29 आपके मुताबिक टर्म, और उसके बाद कब तक प्रधानमंत्री? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। आप सन्यासी हैं, कुछ भविष्य भी आप समझ लेते हैं? जब तक भगवान करे मोदी जी को मेरी आयु, मेरा जीवन भी लगे, जब तक मोदी जी का शरीर है तब तक इस हिंदुस्तान में वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। और आइए सीधे बात को लेकर चलते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जा रही है। संजय सिंह मीडिया के सामने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। और यह भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ। नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, इसकी तो पूरी सीरीज अब चलेगी कि कितनी बड़ी घोटालेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कितने बड़े महाभ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान की इस समय चल रही है मोदी सरकार। मैं एक एक करके खुलासा कर रहा हूं।
33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है उनका। 6 कंपनियां ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा ही नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफे का 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा, 93 टाइम्स मोर, 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और 3 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और 0 टैक्स पे किया है, 0 टैक्स। अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताता हूं। एक कंपनी है भारती एयरटेल, इसने 200 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 77,000 करोड़ रुपए का घाटा इसको हुआ है। याद रखिएगा, 2017 से 2023 तक 77,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और घाटे के बावजूद बहादुर ने 200 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की। कितनी? इसका घाटा है 77,000 करोड़ रुपए का, चंदा दिया है 200 करोड़ रुपए बीजेपी को और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की, जिसमें से कुछ छूट इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मिली है और बाकी छूट कैसे मिली है वो एक रहस्य का विषय है। दूसरी कंपनी है डीएलएफ, इसने 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इसको टोटल घाटा जो हुआ है 130 करोड़ रुपए का हुआ है 7 वर्षों में। 7 साल में 130 करोड़ का घाटा उठाने वाली कंपनी 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती है और इसको टैक्स में जो छूट मिली है वो कितने की मिली है? 20 करोड़ की टैक्स की छूट मिली है। 130 करोड़ के घाटे वाली कंपनी 20 करोड़ के टैक्स की छूट और 25 करोड़ बीजेपी को चंदा। एक कंपनी है स्टील सेटेक इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने 12 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसका कुल घाटा 150 करोड़ रुपए का है 7 साल में।
और इसको टैक्स में छूट मिली है 1,60,00,000 रुपए की। और कोई कैटेगरी इसमें नहीं, ये 3 कंपनियां हो गई इधर। ये 16 कंपनी 17 कंपनी की जो स्टेट टेक्मा। इसमें एक कंपनी है ये, इसमें से टोटल बॉन्ड ये है ना, कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 115 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा है। बीजेपी को 24 करोड़ रुपए दिए हैं, 24 करोड़ 96 लाख रुपए दिए हैं। घाटा 299 करोड़ का हुआ है और इन्होंने जीरो टैक्स पे किया है। जीरो टैक्स, सुनते जाइए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 115 करोड़ का इन्होंने टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 25 करोड़ रुपए चंदा दिया।